टेक्स्ट बुक में पहले तो कोई डाउट किसी के लास्ट एक्सरसाइज तक आप लोग कंप्लीट करना था और उसमें कहीं पर कोई नहीं समझ में आया देखो ना मिसलेनियस का 12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप लोगों को so that the equation of the line passing through the origin so that the equation of line passing through the अगर जो लाइन origin से पास होता है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए कांस्टेंट अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे अगर कांस्टेंट है तो मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए अगर बहुत सारे फॉर्म है एक फॉर्म है आपका ax plus by plus c equal to 0 एक आपके पास फॉर्म है x by a plus y by b equal to 1 एक आपके पास फॉर्म है y minus y1 equal to m into x minus x1 एक आपके पास फॉर्म है y equal to mx plus c और एक आपके पास फॉर्म है x cos alpha plus y sin alpha is equal to p ये पांच फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें से मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए जब मुझे ये पता चल जाता है कि लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है इस पांच में कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए कौन सा देखो कभी भी आप लोगों को वो फॉर्म यूज करना चाहिए जैसे इसमें कोई इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइडेड नहीं की पर आपको ये पता है कि ओरिजिन से पास और आप लोगों ने बोला कि ओरिजिन से पास होगा तो क्या नहीं होगा कांस्टेंट नहीं होगा तो सपोज मैं इसमें कांस्टेंट हटा देता हूँ तो इसमें दो अननोन है ए और बी आपको वो वाला फॉर्म यूज करना चाहिए जिसमें कम से कम अननोन तो अगर मैं सी को जोड़ूंगा तो इसमें दो अननोन बचेंगे ए और बी इसमें अगर कांस्टेंट 1 को जोड़ता हूँ तो भी दो अननोन बचेंगे ए और बी तो ये दोनों फॉर्म तो बिल्कुल नहीं यूज करना अगर इसको यूज करते हैं लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो अगर मैं x1 y1 को अगर 0 0 रख दूं कि ओरिजिन से पास हो रहा है तो y इक्वल टू mx तो उसके अंदर एक ही अननोन है या तो फिर इसमें c को 0 रख दोगे तो y इक्वल टू mx तो आपको ये या तो ये फॉर्म यूज करना चाहिए ना कभी भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो c 0 होगा तो y इक्वल टू mx तो आपको ये वाला फॉर्म यूज करना चाहिए तो हम अननोन को सोल्व करूंगा ना मैं दो अननोन को क्यों लेके चलूंगा तो y इक्वल टू mx ये वाला फॉर्म यूज करेंगे अब क्वेश्चन में क्या देखिए ये जो लाइन है व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इट मेक एन एंगल ऑफ थीटा किसके साथ थीटा तो दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c के साथ अच्छा m यहाँ पर यूज हो रहा है तो यहाँ पर कोई दूसरा स्लोप ले लेते हैं दोनों का स्लोप सेम तो ले नहीं सकते तो y इक्वल टू m पर ठीक है तो ये दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है थीटा राइट इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है थीटा इन दोनों लाइन के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो आप लोगों के पास अब फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 m1 की जगह पर m1 ही रहेगा बट m2 की जगह पर m यूज करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m और मॉड जब हटेगा प्लस और माइनस आएगा तो मॉड जब हटा तो सामने आया प्लस और माइनस मुझे क्या ढूंढना है किसकी वैल्यू देखो ना प्रूव करना क्या करना है y बाय क्या ढूंढना है और अगर y इक्वल टू m1 x है तो व्हाट इज y बाय m1 तो बेसिकली आपको m1 ढूंढना है क्या ढूंढना है m1 तो ये रिलेशन है बीच में m1 ढूंढ लेते हैं बस प्लस tan थीटा लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं tan थीटा इनटू 1 तो tan थीटा प्लस tan थीटा इनटू m1 इनटू m इक्वल टू m1 माइनस m करेक्ट फिर हमें m1 ढूंढना था तो ये माइनस m को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो tan थीटा प्लस m इक्वल टू m1 माइनस m1 m tan थीटा क्या कॉमन इन दोनों में से m1 क्या रहेगा
1 minus m tan theta is equal to m plus tan theta. So m1 is equal to m plus tan theta whole upon 1 minus m tan theta. ये m1 की एक वैल्यू आई कब, जब आपने प्लस किया था। वैसे और एक वैल्यू कब आएगी, जब माइनस देगा। तो माइनस होगा तो क्या फर्क पड़ता होगा, ऊपर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और नीचे माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, तो वही ट्रू हो जाता है ना। तो you have to apply the concept between angle between the two lines. उसके बाद 18 if the line y equal to 3x plus 1 वाला, देखो 18 if the line y equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined to the line y equal to mx plus 4, then find the value of m. y equal to 3x plus 1 एक लाइन है और दूसरा लाइन कौन सा दिया हुआ है, 2y equal to x plus 3. Another line is given 2y equal to x plus 3. There is a third line also whose equation is given x plus y equal to 4. तीसरा लाइन कौन सा दिया हुआ, x plus y equal to 4. Sorry, y equal to mx plus 4. y equal to mx plus 4. और फिर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दिया कि ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन इस लाइन के साथ इक्वल इंक्लाइंड है। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जितना एंगल बनाएगा उतना ही सेम एंगल यहाँ पर भी बनाएगा। ये दिया हुआ है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वापस दो लाइन के बीच में एंगल दिया है तो कौन सा कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू m1, पहले इसको और इसके बीच का स्लोप की बात, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इसका स्लोप कितना है, 3 y equal to 3x plus 1 का स्लोप कितना है, 3। इसका स्लोप m फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। फिर वापस इन दोनों लाइन के बीच में एंगल tan थीटा इक्वल टू इसका स्लोप 1/2 ना, m1 इसका स्लोप m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो दोनों tan थीटा को इक्वेट कर लेते हैं, है ना। दोनों tan थीटा को इक्वेट करें तो क्या होगा, 3 minus m upon 1 plus 3m is equal to 1/2 minus m upon 1 plus 1/2 into m। मोड जब घटेगा तो सामने प्लस और माइनस, तो किसी एक तरफ प्लस और माइनस ले लो, सपोज इस तरफ प्लस और माइनस ले तो 3 minus m upon 1 plus 3m is equal to, यहाँ पर 2 की एलसीएम ले लूंगा तो 1 minus 2m upon 2 plus m। फिर एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेते, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लेते। तो प्लस लेके जब सॉल्व करोगे तो 3 minus m into 2 plus m इक्वल टू 1 minus 2m into 1 plus 3m। एक ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी जब माइनस लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 minus m into 2 plus m is equal to 1 minus 2m into 1 plus 3m। होगा, ठीक है। तो जो ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 to the 6 plus 3m minus 2m, तो प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस 3m माइनस 2m, तो प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। तब तो साथ में ले लीजिए, तो शिफ्ट करोगे तो प्लस 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 5m स्क्वायर, m और m, यस सर। 6 को अगर उस तरफ शिफ्ट करोगे तो 1 minus 6 minus 5, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, जो पॉसिबल नहीं है। किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 into 2 6, और आगे ऑलरेडी एक माइनस पे तो माइनस 6, फिर यहाँ पर 3m minus 2m,
3m माइनस 2m m, आगे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस m, ये माइनस m स्क्वायर और ये माइनस तो प्लस m स्क्वायर। सामने क्या आ रहा है 1 प्लस 3m माइनस 2m का प्लस m माइनस 6m स्क्वायर, सबको साथ में लिया तो 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 7m स्क्वायर माइनस m इस तरफ आएगा तो माइनस 2m, ये 1 की तरफ आएगा तो माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। एक रिलेशन बन रहा तो उसका 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। उसके डायरेक्टली फैक्टर्स निकलते दिख नहीं रहे, तो अगर डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं निकल रहे होंगे तो फिर उस केस में क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या ले लेते हैं। क्या होती है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए 7 डी माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2a। तो m इक्वल टू 2 प्लस माइनस क्या कॉमन ही आते 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 अंदर क्या बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस 49 49 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 14, ऊपर नीचे 2 कॉमन निकलते कैंसल कैंसल ना क्या बचा n इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 डिवाइडेड बाई। तो n की दो पॉसिबल वैल्यू है, कौन कौन सी 1 प्लस 5√2/7 और 1 माइनस 5। ठीक है, उसके बाद 22 22 question A, prove that the product of length of the perpendicular drawn from the point, कौन से point root of a square minus b square comma 0, और एक दूसरा पॉइंट भी है वो क्या है माइनस रूट ऑफ a square minus b square comma 0। और आप लोगों को एक लाइन है, लाइन के इक्वेशन क्या गिवन है x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1। इस पॉइंट से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको आप कुछ भी नाम दे दो, मैंने P1 नाम दे दिया, इसका डिस्टेंस P2 नाम दे दो। प्रूव ये करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे P1 into P2 का आंसर किसके बराबर आना चाहिए। तो आप लोग मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई करना सीखो कैसे करना है। कौन सी फॉर्मूला mod of रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड में, तो फिर अप्लाई करके इस पॉइंट से लेके इस लाइन का अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो x की जगह पर क्या रखेंगे, y की जगह पर क्या, y की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 और x की जगह पर क्या हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू cos थीटा, y की जगह पर 0 y 0 हो गया 1 को इस तरफ शिफ्ट किया माइनस 1 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 1 बाई a cos थीटा उसका स्क्वायर और स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर cos थीटा बाई a स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। ये ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, मतलब हो गया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को सिंपलीफाई करते हैं और P2 भी साथ में लिख देता हूँ। P2 में से क्या फर्क होने वाला है इस P2 में, x की साइन यहाँ पर प्लस है, x की साइन यहाँ पर, y के में भी 0 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो सिर्फ यहाँ पर x की जगह पर प्लस की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि लाइन तो वही है, सेम टू सेम लाइन है, cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई।
और आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब आपको कुछ सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। ये क्लियर है सबका फॉर्मूला? अच्छा, इन दोनों से क्या कॉमन है? माइनस, अगर मोड के बाहर जाएगा प्लस, तो ये माइनस हटा लेता हूँ, यहाँ प्लस कर लेता हूँ। P1 P2 को प्रोडक्ट कर लेता हूँ, P1 इंटू P2, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले P1 P2 को प्रोडक्ट कर लेते हैं। P1 P2 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई, ऊपर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में सिर्फ आप देखेंगे तो माइनस का डिफरेंस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आप क्या करोगे? a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर रूट कैंसिल हुआ होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाए? a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बस एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन भी कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर कहाँ से है? a स्क्वायर जब यहाँ एलसीएम किया होगा, और ये ब्रैकेट ओपन, नीचे एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और एलसीएम का a स्क्वायर b स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, और a स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो a स्क्वायर जब नीचे आएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो a स्क्वायर तो क्या बचा होगा? b स्क्वायर क्या होगा? राइट। अब ये जो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है और ये जो a स्क्वायर है, इन दोनों में से क्या कॉमन है? a स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये तो कुछ मोड के अंदर ही था, मोड के अंदर ही था, नहीं दोनों डिवाइड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू ये जो b स्क्वायर एक अलग से आया था, एलसीएम वाला जो ऊपर गया था, और इस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? माइनस sin स्क्वायर, तो क्या आ गया आपके पास? माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू b स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस, अगर माइनस कॉमन ले रहे तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? जो आपको प्रूव करना था। इसमें भी देखा जाए तो कंसेप्ट तो वही है, पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये और कोई, उसमें एक बार क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 देखो, 20 वाला क्वेश्चन। उस 20 वाले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइन।
उसमें दो पैरेलल लाइन दी है, पर आपको दिखे, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में से किसका डिस्टेंस होता है? कांस्टेंट का। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन दिया हुआ है 9x + 6y - 1 इक्वल टू अनदर पैरेलल लाइन इज गिवन 3x + 2y + 6 इक्वल टू 0। हमें पता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सिर्फ फोर्सेस और इसमें ऐसा नहीं, तो क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हो, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो फ्रैक्शनल नहीं आएगा, तो 3 से डिवाइड करो तो भी चलेगा, बट वो 7/3 आएगा, तो मुझे नहीं करना था। अब दोनों में से कांस्टेंट का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक तीसरा लाइन चाहिए विच इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम दिस बोथ लाइन। अगर आपको तीसरा लाइन चाहिए जिसका डिस्टेंस इन दोनों से सेम होना चाहिए, तो वो भी लाइन कैसी होगी? दोनों का डेफिनेटली पैरेलल लाइन ही होगी। अब क्वेश्चन में काफी बार क्या करते हैं, इसमें इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ, इक्वल डिस्टेंस दिया था, इसका अगर ये p है तो ये भी p है। काफी बार ये रेशियो दे दिया जाता है कि आपको एक ऐसा लाइन फाइंड करना है उस रेशियो डिस्टेंस रेशियो फ्रॉम बोथ द लाइन इज 2:3 या 1:5 या 7:9 ऐसा कुछ भी दे देते हैं। इसमें इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है तो रेशियो भी दिया जा सकता है। इक्वल डिस्टेंस दिया तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लेगा? पहले तो आप मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? अगर ये पैरेलल लाइन है तो कंफर्म है कि पैरेलल है, इसका इक्वेशन ढूंढना आपको। इसका इक्वेशन क्या होगा? 9x + 6y + c इक्वल टू 0। अगर ये पैरेलल लाइन है तो फिर किसका डिफरेंस होना चाहिए? कांस्टेंट का। अगर 2:3 का रेशियो भी होता तो भी पैरेलल ही होता, तो भी तो लाइन ऐसा ही होता है ना। अगर ये रेशियो तो इक्वल डिस्टेंस दिया है, 1:1 का रेशियो दिया, अगर वो 2:3 का रेशियो दिया होता तो भी लाइन के इक्वेशन ऐसे दिखता ना, क्या चेंज हो जाता? c चेंज हो जाता। अब इस केस में c कैसे ढूंढेंगे? इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो को 1 लेके चलूंगा। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन? p1 p2 देखो तो व्हाट इज p1? mod of p minus plus 7 divided by 81 plus 36। कौन सी फॉर्मूला? mod of p1 minus p2 upon root of a square plus b square। करेक्ट। और इन दोनों के बीच में p2 पैरेलल पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इसमें क्या हो जाएगा? c minus 18 divided by root of 81 plus 36 होगा। और P1 और P2 का रेशियो एक केस में सेम है, तो P1 और P2 इक्वल है, देखा जाए तो इन दोनों को इक्वेट कर लूंगा तो c + 7 upon root of 81 plus 36 is equal to mod of c minus 18 divided by root of 81 plus 36। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मोड जब हटेगा प्लस और माइनस, तो एक बार जब मैं प्लस लेता हूं तो c और c कट हो जाएगा। प्लस लिया तो कैसे होगा? c + c इक्वल टू c minus 18, और दूसरे केस में c + 7 इक्वल टू -c + 18, तो ये c और c कट हो गया। ये तो पॉसिबल है कि 7 इक्वल टू -18 कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये माइनस को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 2c इक्वल टू 11, तो c इक्वल टू 11, c इक्वल टू 11। समझ आ गया? अब मैं आप लोगों के अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली कैसे आंसर ले आओगे वो मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे था, राइट? ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे था। और एक केस लेता हूं जिसमें जो लाइन है वो 1:3 का रेशियो बना रहा है, मतलब P1 ये P2 और ये P1 अपॉन P2 जो है वो 1:3 दिया हुआ है। सेम लाइन ले लेते हैं, 9x + 6y - 7 = 0, और इसका इक्वेशन 9x + 6y + 18 = 0। दोनों का डिफरेंस हो जाए, इसमें इक्वल डिस्टेंस दिया था, इसको रेशियो कितना दिया हुआ है? P1 अपॉन P2 का 1:3। तो दोनों की लाइन में क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट वाला पार्ट था जिसमें आप लोगों को वो इक्वल डिस्टेंस पे दिया था। अच्छा, ये इसमें भी इसका इक्वेशन क्या होने वाला है? जो 1:3 का रेशियो बना था वो भी क्या होगा? 9x + 6y + c = 0। करेक्ट।
अब देखो सब्जेक्ट होगा तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्टली कैसे आंसर लिखेंगे? ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे कि मुझे ढूंढना है। इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से आपका जो कांस्टेंट है 18 और -1 उसका मिड पॉइंट फाइंड करो, उसका मिड वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 18 और -7 का एडिशन डिवाइड बाय 11। यहाँ पर कितने का रेशियो? 1:3 का। अब रेशियो आपको पता है कि 1:3 का रेशियो है, तो ये 1 18 के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला का होता है। 1 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 1 + 3 करते हैं ना, नीचे प्लस है तो वैसे ही। तो 3 को इसमें क्या देगा? 18 - 21 तो -3/4 -3/4 हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू -3/4। तो ऐसे आप लोगों को इस रेशियो से डायरेक्ट कोई भी फाइंड कर सकता है, आपको पूरा करने की जरूरत है। हाँ, सब्जेक्ट हुआ है तो पूरा करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट हुआ है तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला से काम करना। तो बताइए कैसे यूज करोगे? कल हम लोग सबसे लास्ट में लोकस क्वेश्चन डिस्कस करते, लोकस इम्पैक्ट डिस्कस करते। क्या होता है लोकस? रेशियो ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन। एक ही कंडीशन को फॉलो करते सेटिस्फाई करते बहुत सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो और जो कर्व बनता है वो आप लोगों का लोकस होता है। आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो लोकस के दो क्वेश्चन दिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले तो एक एग्जांपल 16 है जिसमें दिया हुआ है सो दैट द पाथ लोकस की जगह काफी बार पाथ यूज करते हैं वर्ड, बिकॉज लोकस मतलब ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट को जोड़ना है, तो बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक रास्ता बनेगा आप लोग का, है ना, कर्व बनेगा, तो उसको पाथ भी काफी सारी बार यूज कर लेते हैं वर्ड। जिसमें बोला है कि सो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन, कौन कौन सी दो लाइन दिया हुआ है? 3x - 2y + 5 = 0 एंड 3x + 2y = 5 आर इक्वल इज ए स्ट्रेट लाइन। आपको प्रूव करना है ये दो लाइन दे रखा है, दोनों पैरेलल नहीं है, मुझे समझ आ रहा है। कैसे पता चल गया मुझे पैरेलल नहीं? पैरेलल नहीं कैसे पता चला? क्योंकि पैरेलल होता तो सिर्फ किसका डिफरेंस होता? कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। इसमें कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर -2y यहाँ पर +2y, तो है कि पैरेलल तो नहीं है। राइट, अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। राइट, अब आपको क्या बोले कि आपको उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है जिनका इन दोनों से डिस्टेंस सेम है, और आप किसी भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो फिर कौन सा डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को इक्वल दिया हुआ है। वैसे एक पॉइंट नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, और वैसे भी लोकस एक दो पॉइंट से थोड़ी बनता है, लोकस बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट चाहिए। तो ये एक दूसरा पॉइंट मिला, यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट मिला, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। इनफैक्ट उस कंडीशन को कौन सी कंडीशन? वैसे पॉइंट को ज्वाइन करना है जिनका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उसमें से एक पॉइंट एक खुद है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? मैं आपको पूछूं कि इस पॉइंट का L1 से डिस्टेंस कितना, तो क्या बोलोगे?
0। इसी पॉइंट का L2 से डिस्टेंस कितना, तो सेम ही तो हो गया, 0 ये तो 0 इक्वल 0। ये भी उसी पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत सारे पॉइंट और आपको बोला कि सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये प्रूव करना है आपको। और कभी भी मुझे किसी का लोकस स्ट्रेट लाइन प्रूव करने तो मुझे मेरा लास्ट इक्वेशन कैसा दिखना चाहिए, लीनियर इक्वेशन है ना। अगर मैं कंडीशन को सॉल्व करूं, कौन सी कंडीशन इसमें, P1 इक्वल टू, और लोकस क्या होता है, ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट अंडर, ये कंडीशन है जिसको आपको सॉल्व करना। और इसको सॉल्व करने पर मेरा फाइनल आंसर एक लीनियर इक्वेशन आ जाना चाहिए। लीनियर इक्वेशन आगे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये सारे कौन से पॉइंट है जहां तक डिस्टेंस इक्वल ले लो, कौन से पॉइंट बोलते हैं इसको, मूवेबल पॉइंट। कौन से पॉइंट बोलते हैं, मूवेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेना होता है, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, तो x, y से लेके लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, 3x - 2y इक्वल टू 5 को इस तरफ ले लेता हूं तो -5, यहाँ पर 3x + 2y 5 को इस तरफ ले लो तो -5। तो x, y से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को उठा के कहाँ डालोगे, x और y की जगह पर, x की जगह पर x ही आ जाएगा, y की जगह पर y आ जाएगा, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4, उसी पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मॉड ऑफ 3x + 2y डिवाइड बाय √13, ये √13 और ये √13 कैंसल, मॉड जब घटेगा प्लस और माइनस, तो 3x - 2y - 5 इक्वल टू प्लस और माइनस 3x + 2y - 5, करेक्ट। एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो अगर एक बार प्लस लिया मैंने तो 3x - 2y - 5 इक्वल टू 3x + 2y - 5, एक पॉसिबिलिटी ये होगी और एक पॉसिबिलिटी 3x - 2y - 5 इक्वल टू -3x - 2y + 5। इसका देखो तो 3x ही कट, -5 - 5 ही कट, -2y इस तरफ रहेगा तो 2y + 2y, 4y इक्वल टू y इक्वल टू y को 0 मतलब कैसा लोकस हो गया, एक्सेस हो गया, y को 0 तो एक्सेस भी एक लाइन ही होता है, तो एक लाइन थ्रू हो गया। अब इस तरफ अगर चेक करते हैं तो -2y - 2y कैंसिल, -x इस तरफ आएगा तो 6x, -5 उस तरफ जाएगा तो +5, 5 + 5 10, तो x = 10/6। ये भी एक लोकस ही स्ट्रेट लाइन ही है, कैसा लाइन है, x = कांस्टेंट कैसी लाइन होती है, y को पैरेलल, x = कांस्टेंट कैसी लाइन होती है, y को पैरेलल, कहां से पास हो रहा होगा, 5/3, 0 से कहां से पास होगा, 5/3, 0। एक पॉइंट पक्का पता है कि कहां से पास होगा, 5/3, 0, क्योंकि जो लाइन y को पैरेलल होगा उसमें x का कोऑर्डिनेट थोड़ी ना चेंज होगा। आपको प्रूव करना था कि वो स्ट्रेट लाइन से प्रूव हो गया, बिकॉज़ लास्ट में आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो लोकस के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसी कोई कंडीशन, मैंने जैसे बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन, एक कंडीशन वाले क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना, एक पैरामीटर वाले क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपको पैरामीटर को एलिमिनेट करवाना होता है, क्योंकि फाइनल आंसर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, x एंड y। अब जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको छुड़वाया था, 16 और 18, एक बार 18 वापस वो भी लोकल है। देखो क्या दिया 18 क्वेश्चन में, इफ द लाइन y इक्वल टू, सॉरी 18 तो किया ना अभी हम, 19 क्वेश्चन जो बनेगा, 19 क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट
P of x, y वेरिएबल पॉइंट और मूवेबल पॉइंट एक ही होता है, मतलब एक दो पॉइंट की बात नहीं हो रही है, तो कितने भी पॉइंट है? इनफाइनाइट। From the lines x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always same. आपको बोला ये जा रहा है कि there are again two lines which are not parallel, x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0. क्वेश्चन में बोला कि आपके पास वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है मतलब मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से मुझे P1 एक P पॉइंट है, P पॉइंट से मैंने दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया P1 और ये P2। तो आपको बोला जाता है कि दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कितना मिलना चाहिए, है ना? क्वेश्चन थोड़ा वापस कि the sum of perpendicular distance of a variable point P of x, y from the line x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10. Is always 10. तो पूछा है prove that P must move on a line. तो आपको इनडायरेक्ट वापस ये प्रूव करने की ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनके लिए P1 plus P2 10 होगा और सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो जब कर्व बनेगा, कर्व किसका बनना है? एक लाइन बनेगा, ये प्रूव करके देना। It moves on the line. कौन किसकी बात करें? मूव, ये वेरिएबल पर ये कहाँ मूव करता होगा? एक लाइन पे। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? इन सबको जोड़ोगे तो क्या मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। आपको बस ये कंडीशन को सोल्व करना है। लोकल में कुछ नहीं, लोकल मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब बच्चों को सबसे टफ लगता है। इजी इसके कंडीशन भी वही लोग दे देते, बाकी तो फिर भी सोचना होता है, इसमें वो भी नहीं होता। जो सब कुछ क्वेश्चन के अंदर होता है, बस उसको आप लोग को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि दिया क्या है। तो इसमें क्या दिया था? क्या कंडीशन था? P1 इक्वल टू P2, तो उसको मैंने सोल्व किया। इसमें क्या दिया है? P1 प्लस P2 इक्वल टू 10, तो उसको सोल्व कर लूंगा। ठीक, ऐसा पॉइंट है मूवेबल पॉइंट। मूवेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा x, y से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ x प्लस y माइनस 5 अपॉन √2। कैसे √2? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। P2 मॉड ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13 इज इक्वल टू। ये कंडीशन आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि लास्ट में जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मतलब कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन मिलना। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको किसको हटाना पड़ेगा? मोड को। अगर मोड को हटाएगा तो कैसे सोल्व करोगे? किसको हटाना पड़ेगा? मोड को। तो जब मोड को हटाओगे तो आपके चार पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे चार पॉसिबिलिटी? पहले पॉसिबिलिटी दोनों पॉजिटिव हो, है ना? तो दोनों में मोड की जरूरत नहीं। मोड की जरूरत कब पड़ती है? जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है। 5 का मोड कितना? 5, तो मोड का क्या काम? -5 का मोड कितना? तो वहां मोड का काम है, क्योंकि -5 को किस में कन्वर्ट करना है? तो नेगेटिव वैल्यू में जब भी मोड हटता है तो आगे क्या लगता है? तो इनइक्वालिटी में भी बात हो चुकी है, वापस एक बार मैंने डिस्कस किया था। मोड x हो तो x को लेकर दो पॉसिबिलिटी, x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो x, अगर x ग्रेटर देन 0 तो इस मोड का कोई काम है? नहीं लिखो तो चले। अगर एक पॉजिटिव है तो मुझे इस मोड से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो मतलब मोड नहीं भी लिखूंगा तो कोई फर्क? कब की बात कर रहा हूँ? एक अगर पॉजिटिव है, 5 है, 7 है, 10 है, तो मोड हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? बट अगर x लेस देन 0 होगा तो मोड हटाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा? अगर -5 है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? +5। -7 है तो क्या आना चाहिए? +7। -10 है तो क्या आना चाहिए? तो आप इस x के साथ जो -5, -7, -10 कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोले माइनस से। तो इसका मतलब क्या? कोई भी आपको पूछे 50 बार डिस्कस हो चुका है क्लास में 51 टाइम कि भाई मोड जब घटता है और अगर इसकी वैल्यू अंदर की वैल्यू जो भी दे रखा है अगर वो पॉजिटिव है तो मोड आप डायरेक्टली हटा सकते हो, और अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड जब हटेगा तो आगे माइनस, आगे क्या लगेगा? माइनस, राइट। अगर आपको बोले मोड ऑफ x - 2 तो ये मोड कहाँ ब्रेक होगा?
जैसे ये कहाँ पर ब्रेक होता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, वैसे ये कहाँ पर चेक करना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज कहाँ 0 बन रहा है, 2 पे कहाँ 0 बन रहा है। ब्रेक हमेशा कहाँ होता है मोड, जहां पर वो 0 बन, जहां पर वो ये 0 पे 0 बन जाता है। x माइनस 2 कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2। अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तो मोड की जरूरत है नहीं है, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो मेरा y इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा। बट अगर इफ x इज लेस देन 2 तो x माइनस 2 इज नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू में जब मोड हटेगा तो आगे माइनस लग जाएगा, राइट। पर ये माइनस क्यों लगा रहे हैं आगे, तो आंसर कैसा चाहिए, ये ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा। यस, तो इसलिए मोड जब हटा होगा तो ध्यान देना है, पॉजिटिव के लिए मोड डायरेक्टली हटेगा, नेगेटिव में जब मोड हटेगा तो आगे माइनस रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। हो सकता है कि एक बार ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मुझे दोनों में मोड की जरूरत नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये पॉजिटिव हो और दूसरा वाला मोड नेगेटिव, और नेगेटिव में मोड हटेगा तो आगे माइनस। तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों नेगेटिव हो सकता है, तो माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13 इक्वल टू 10। और लास्ट पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ले लिया है, दोनों नेगेटिव ले लिया, दोनों पॉजिटिव ले लिया, तब एक पॉसिबिलिटी और बची, कौन सी, ये पॉजिटिव पर ये नेगेटिव। तो माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13 इक्वल टू 4 पॉसिबिलिटी है। और ये चारों के चारों पॉसिबिलिटी में आप लोगों का इक्वेशन कैसा आ रहा है, लीनियर। जब कोई भी पॉसिबिलिटी मिले पर चारों में आपका इक्वेशन कैसा आ रहा है, लीनियर, क्योंकि x और y दोनों का पावर 1 है। अगर आप एलसीएम भी ले लोगे तो भी x और y का पावर तो 1 ही रहेगा, तो बनना लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देता है, आपको वही प्रूव करना है, तो नहीं छोड़ देना, बोल इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर योर लोकस इज स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन का एक्सेस पे बहुत बड़ा चेंज नहीं, वो फिर भी ठीक है। आप लोगों का नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर। हम सब लोगों को ये तो पता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, क्या करता है एंगल बाइसेक्टर, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर कोई भी दो लाइन है, अगर आपको दोनों लाइन का इक्वेशन दे दो, तो मैं आपको बोलूं इस लाइन का इक्वेशन है 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, and we have to find the angle bisector of this both lines. तो ये दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। पर हमें ये पता है कि एंगल बाइसेक्टर फाइंड करें तो क्वेश्चन का होता है कि दोनों बिंदुओं में एंगल बनता होगा, और कोई भी दो लाइन में से कितने एंगल बनते होंगे, दो लाइन में कितने एंगल बनते हैं, दो। और अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, दो लाइन में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होती है, थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ
1 minus m2 upon mod क्यों लिया? ये दो आंसर आते थे क्योंकि दो आंसर आने, दो आंसर क्यों आना चाहिए? अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल तो tan थीटा की वैल्यू और tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू में प्लस माइनस का डिफरेंस होता है ना, तो मोड हटेगा तो सामने प्लस tan थीटा भी आ जाएगा। तो कोई अगर कभी भी आपको पूछे भाई दो लाइन के बीच में कितने एंगल होते हैं, तो दो एंगल होते हैं। तो अगर दो एंगल होंगे तो एंगल बाइसेक्टर भी कितने होंगे? दो होंगे। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब अंदर के एंगल का बाइसेक्टर होगा, और एक बाहर के एंगल का बाइसेक्टर। आपका क्वेश्चन है आपको ये दोनों एंगल बाइसेक्टर ढूंढ के देना, कैसे ढूंढते? तो हुआ क्या, जब मैथमेटिशियन सब पे रिसर्च काम कर रहे थे, ये दो लाइन उनको पास थी, उनका तो काम क्या रिसर्च करना है, तो उसको कुछ पैटर्न बनाते रहते। जैसे कभी बैठ के देखा तो भाई उनको पी पॉइंट मिला, जब देखा कि पी पॉइंट से दोनों लाइन का जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया तो सेम आया। हो सकता है ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मिला कि दोनों से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस कैसा है? सेम है। थोड़ी देर के बाद वापस एक पॉइंट मिला, घूमते घूमते वापस इस पॉइंट पे काम कर रहे थे तो और एक पॉइंट मिला, और वापस इनका भी डिस्टेंस सेम है। ये भी 2 था तो ये भी 2 था, ये भी था तो ये भी 3 है। फिर वापस एक पॉइंट मिला, वापस पर्टिकुलर डिस्टेंस निकाला, वापस सेम है। ये 3.5 आया तो ये भी 3.5 आया। ऐसे इनको इनफाइनाइट पॉइंट मिले जिनके लिए डिस्टेंस सेम है। ये भी उसी का एक पॉइंट है, इसका भी L1 से डिस्टेंस 0 है और L2 से भी डिस्टेंस 0 है, तभी भी सेम ही है। तो उन्होंने जब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन किया तो उनको एक लाइन मिला, जैसे बाद में यही क्वेश्चन किया देखोगे तो छोटे इसमें भी P1 = P2 था। तो लास्ट में क्या मिल रहा था आपको? लाइन मिल रहा था। लास्ट में क्या मिल रहा था? तो उनको लाइन जब मिला ना, तो उनको उन्होंने बोलते भाई ये लोकस है। किसका लोकस है? P1 = P2 का। किसका लोकस है? कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? P1 = P2 के। इस P1 = P2 को सेटिस्फाई करते हुए बहुत सारे पॉइंट को जब ज्वाइन किया गया तो जो लोकस वो मिला, वो एक स्ट्रेट लाइन मिला। और जब उस स्ट्रेट लाइन का काम ढूंढा गया तो पता चला ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसलिए फिर उसको क्या नाम दे देगा? एंगल बाइसेक्टर। तो आपको कोई पूछे कि एंगल बाइसेक्टर किसका लोकस है? हर चीज किसी न किसी का लोकस है। वैसे एंगल बाइसेक्टर किसका लोकस है? आप उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो जिनका दोनों फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, और वैसे सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो आप लोगों का एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मुझे किसी भी लाइन का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है तो मैं P1 = P2 की कंडीशन को सोल्व करूंगा। एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट ही कोई पूछे क्या होता है तो क्या बोलने का आपको? P1 = P2। सामने वाले को थोड़ा बहुत भी मैच करता हो तो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। P1 = P2, राइट। ये कौन से पॉइंट है? कौन से पॉइंट बोलते हैं इसको? मूवेबल पॉइंट। कौन से पॉइंट है? मूवेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मैं थोड़ा इसी का एंगल बाइसेक्टर आपको ढूंढ के दे रहा हूँ। तो x को y से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा, mod ऑफ 5x + 12y - 1 अपॉन 30, 25 + 1 44, 169 का स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। x को y से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस mod ऑफ 3x + 4y - 5 अपॉन 9 + 16, 25 का स्क्वायर रूट। जब mod हटेगा तो प्लस और माइनस, तो 5 के साथ 5x + 12y - 1 मल्टीप्लाई में सामने प्लस माइनस 13 के साथ 3x + 4y - 5 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए, क्या होगा? ये 25x + 60y - 5 = 39x + 52y - 65। ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी 25x + 60y - 5 = -39x - 52y + 65। कैसे दो पॉसिबिलिटी मिली? एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, सबको उस तरफ शिफ्ट कर लो, एक तरफ शिफ्ट कर लो। 39x में से 25 ले आओ, 14x + 52y - 60y -8y - 65 + 5 -60। क्या होगा? 2 कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा? 7x - 4y - 30 = 0।
ये बाइसेक्टर, ये एक एंगल बाइसेक्टर, पर कितने एंगल बाइसेक्टर लिए थे? दो। क्यों दो? क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गए। फिर ये -39 इसको इस तरफ शिफ्ट करते हो, 25 + 39 है 54 ना, 64 है, -52 और इस तरफ देख लो, 60y + 52y 112y, 65 तरफ गया तो -5 -65 -70, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 32x + 56y - 35 इक्वल टू, ये ठीक है। ये दोनों जो मिला, वो दोनों क्या मिला आपको? एंगल बाइसेक्टर, और वो दो मिलने चाहिए। अगर दो नहीं मिलता तो कुछ गलत होता। पर दो मिलने के बाद भी अगर मुझे वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो क्या लगता है आपको? बस कैसे वेरीफाई कि मेरे एंगल बाइसेक्टर सही एंगल बाइसेक्टर की गलत है? क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर दोनों के एंगल की इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने का, फिर प्रूव करके चेक करने का कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा, कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा? दोनों परपेंडिकुलर होंगे। कोई भी दो लाइन के एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होने वाला है? सीधी सी बात है ना। अगर आपके पास कोई दो लाइन है, अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों लाइन के बीच में 40 डिग्री बना, तो कोई बोले नहीं सर 40 डिग्री तो बन ही रहा है, बट साइड में 140 भी तो बन रहा है, तो अपने को हाई तो बोलना पड़ेगा भाई 40 में कितना बन रहा होगा। अब जो एंगल बाइसेक्टर 40 डिग्री का होगा वो कितने में डिवाइड करेगा? 20-20 में, राइट। और जो 140 का एंगल बाइसेक्टर होगा वो कितने में डिवाइड करेगा? 70-70 में डिवाइड करेगा। तो आप इस पर इसके बीच के एंगल देखोगे तो कितना हो जाएगा? 70 + 20 90। तो कोई भी एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर देखी तो चेक करने का सबसे इजीएस्ट में क्या है? सिंपल m2 = व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये दिखाना नहीं है सिर्फ आपके वेरिफिकेशन के लिए, व्यक्ति मेहनत भी की का आंसर सही है कि नहीं हो सकता है। m1 7/4 और इसका m2 -32/56, 32/56, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 7/4 और -4/7 का मल्टीप्लाई सही है। तो किसी के भी एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना हो तो कुछ क्या कंसेप्ट लगाओगे, क्या बोलना और इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारे पॉइंट ने सेम टू सेम, उनका मतलब क्या हुआ कि हम उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं जिनका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। वो सारे पॉइंट को जब ज्वाइन किया तो जो लोकस मिला ये स्ट्रेट लाइन मिला, और फिर जब स्ट्रेट लाइन का काम देखा गया तो क्या काम कर रहा था? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया? एंगल बाइसेक्ट। तो देखा जाए तो ये जो आया था ये y = 0 और x = 5/, जिसमें तो p1 = p2 दिया था, तो ये दोनों क्या है? इन दोनों के एंगल बाइसेक्ट। तो कैसे पता कि सही है कि गलत? ये किसको पैरेलल है? y एक्सिस को। ये खुद कौन है? तो जो y को पैरेलल होगा x के साथ तो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का
बाद वाला टाइटल आप देखोगे तो पोजीशन ऑफ पॉइंट है ना, नाम से समझ में आता है भाई कुछ तो पॉइंट की पोजीशन की बात हो रही है। पोजीशन ऑफ पॉइंट का मतलब ये है कि सपोज मैं आप लोगों को एक लाइन दे दूं, मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y + 4 = 0। ठीक है, लाइन कोई भी लाइन दिया हुआ है और अगर ये बोला जाता है कि 2x - 3y + 4 = 0 जो लाइन है और दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट दिया हुआ है सपोज -1,3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सपोज 2,5। और अगर आपको बोला जाता है कि ये जो दोनों पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये इस लाइन के सेम साइड पर है कि ऑपोजिट साइड पर है कि ऑन द लाइन है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो इसमें से कोई एक लाइन के ऊपर हो सकता है ना, और कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट कैसे पता चलेगा? सेटिस्फाई करता होगा, अगर लाइन पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट पर हम 2 इक्वेशन x की जगह पर -1 रखा, -2x, y को 3 रखा, -2 - 9 -13 + 4 0 नहीं आ रहा है, बोले ये पॉइंट इस लाइन पे तो नहीं। ये पॉइंट चेक करें 2 × 2 4, 5 × 3 15, 4 - 15 + 4 0 नहीं आ रहा, मतलब ये पॉइंट भी लाइन पे तो नहीं। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचा? लाइन पे नहीं है, या ये दोनों पॉइंट इसी तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सेम साइड पर। ए भी यहाँ है या यहाँ है तो सेम साइड हुआ। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? ए यहाँ हो, बी नीचे हो, या बी ऊपर हो, ए नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड। तो दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो सेम साइड पर होंगे दोनों पॉइंट, या तो कैसे पता करें? देखते हुए ना समझ आ जाएगा कि दोनों सेम साइड पर होंगे कि ऑपोजिट साइड पर होंगे। राइट, आपको क्या करना है ये आपको सिंपल। सपोज आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं लेता हूँ 2x - 3y और 2x + 3y - 6 = 0। एक लाइन है कौन सा? 2x + 3y - 6 = 0। ठीक है, अब अगर दो पॉइंट कोई भी दिया, अगर दोनों पॉइंट अगर इस तरफ है, सपोज दोनों पॉइंट इस लाइन की तरफ है या उस तरफ, तो एक कोई भी कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
जैसे जैसे यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप लोग। क्या हो गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट? ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है कैसे पता y को जरा पता एक्स का कोऑर्डिनेट 3, ये पॉइंट निकालना होगा। इसको 0 x को 0 तो y की वैल्यू 0, अब मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है 1,0 और एक पॉइंट है यहाँ पर 0,1। ये दोनों इस लाइन के सेम साइड पर है, सेम साइड पर है ना। अब ये दोनों पॉइंट को इसके अंदर पुट करो। 1,0 रखो इसमें, 2 into 1 2, 3 into 0 0 -6, तो आंसर कितना है -4। अब 0 1 रखो इसके अंदर, x को 0 y को 1, 3 into 1 3 -6 -6। ठीक है, ध्यान देना दोनों का वैल्यू क्या है -4 माइनस। अब नेक्स्ट मैं पॉइंट 1,0 लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ 5,9, तो सीधी बात है 5,9 के ऊपर की तरफ होगा। अब ये 1,0 और 5,9 ऑपोजिट साइड पर है। 1,0 जब रखा तो आंसर कितना आएगा माइनस। अब 5,9 रख के देखते हैं, 5,9 रखते हैं, 5 to 10, 9 3 27, 10 plus 27 37, 37 minus 6 31 है। 5 into 2 plus 3 into 9 minus 6 कितना आया था 31। कैसी वैल्यू है पॉजिटिव। यहाँ पर -4 कैसी वैल्यू थी और -3 भी कैसी वैल्यू थी। तो आपको समझ आ रहा है कि सेम साइड पर होगा तो कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता होगा। सेम साइड पर होगा तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों की साइन सेम होनी चाहिए। और अगर ऑपोजिट साइड पर होगा तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों की साइन ऑपोजिट। सेम साइड पर होने का मतलब ये नहीं कि दोनों नेगेटिव होना चाहिए। सेम साइड पे होने का मतलब क्या होगा, दोनों की साइन सेम होनी चाहिए। दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर ऑपोजिट साइड पर हुआ दोनों पॉइंट किसी भी एक लाइन से, तो कंफर्म है कि एक का साइन पॉजिटिव आएगा और दूसरे का साइन नेगेटिव आएगा। तो सेम यहाँ पर अब उसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं कंसेप्ट को कि अगर मेरे पास ax plus by plus c equal to 0 लाइन है और मेरे पास दो पॉइंट है, one is x1, y1 and another one is x2, y2. We have to check whether these points are on the same side of this line or opposite side of this line. तो आपको और इस लाइन को मैं अगर L नाम दे दूं तो आप क्या करोगे, A पॉइंट को इसके अंदर रखोगे, उसको मैं L of A बोलता हूँ। L of A का मतलब समझ आएगा आप लोगों को। क्या किया, पॉइंट को उठा के लाइन के इक्वेशन में डाला और B रखूंगा L of B। अगर ये सेम साइड पर हुआ, मैं अभी आप लोगों से किसकी बात कर रहा हूँ, सेम साइड, सेम साइड पर हुआ तो क्या कंडीशन बनेगी, इसका आंसर पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी ग्रेटर देन 0 और L of A लेस देन 0 तो L of B भी लेस देन 0। और अगर ये दोनों कंडीशन को मुझे एक साथ लिख दी कि भाई दोनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों या तो नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों का जब मैं डिवीजन करूंगा वैल्यू का, ए को रखने पर जो आंसर आता होगा, बी को रखने पर जो आंसर आता होगा, उनका जो डिवीजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। पहले दोनों नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी तो हो तो जाएगा पॉजिटिव भी। तो ये कंडीशन होगी आपकी सेम साइड। L of A अपॉन L of B ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। L of A का मतलब क्या होगा, A पॉइंट को उठाना है, लाइन में डालना है। L of B का मतलब क्या होगा, B को उठाना है, लाइन में डालना है। और दोनों का मतलब रेशियो देखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। और ऑपोजिट साइड का कंडीशन क्या होगा, फिर तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो क्या बोल सकते हैं, L of A अपॉन L of B का आंसर लेस देन 0 आना, ये आपकी ऑपोजिट साइड। इस कंडीशन से हम लोग कोई भी पॉइंट का पोजीशन जाते हैं और कौन सा लाइन होगा तो आपको पता है सेटिस्फाई कर देगा, इसकी बात ही नहीं होगी, राइट। आपको इसमें मोस्टली कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको दे देंगे 2x minus 3y plus c equal to 0, 2x minus 3y plus c equal to 0
A is given -1, 3 and B is given 1, 4 और बोल दिया जाए कि this both point a line on the same side of this line, then find the range of C. आपको C की पॉसिबल रेंज ढूंढना है कब, जब ये दोनों पॉइंट सेम साइड पर, दो सेम पर आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। इस कंडीशन के हिसाब से एल ऑफ ए अपॉन एल ऑफ बी को क्या होना है, ग्रेटर देन। एल ऑफ ए अपॉन एल ऑफ बी को क्या होना है, ग्रेटर देन। तो पॉइंट को उठाऊंगा, इस पे डालूंगा, क्या हो जाएगा, x की जगह पर माइनस बोलो -2, y को 3 रखा दो, -9 -2 -9 -11 प्लस 3 तो c -11 डिवाइड बाय 1 4 रखता हूँ, 2 into 1 2 4 रखा दो, 3 into 4 12 2 minus 12 -10 और ये c तो c -10 तो क्या होना है, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट खत्म। अब चालू हुआ आपका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, किसकी हेल्प लेते थे, वेविकल मेथड की, और वेविकल मेथड में किसको प्लॉट कर लेते थे, कितने भी उसके रूट होते थे, ये कब 0 होगा 11 पे, ये कब 0 होगा, ये कौन सा ऑर्डर में रखते थे, असेंडिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 10 फिर 11, कितने सेक्शन बने 1 2 3, फिर क्या करते थे, कोई एक सेक्शन चेक कर लेते थे, जैसे 11 से बड़ी वैल्यू 12 लिया, 12 - 11 पॉजिटिव, 12 - 10 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, प्लस के बाजू में माइनस, माइनस के बाजू में आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ये वाला आंसर। अब क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन में टी की रेंज क्या आ गई, -∞ से 10 और 11 to, और अगर ऑपोजिट साइड पर दिया हो तो ये इक्वेशन में एक की जगह पर ऑपोजिट दिया हो तो क्या करते, ग्रेटर देन जब लेस देन, तो ये आंसर हो जाता है। क्लियर, कभी भी किसी का भी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तब ये कर सकते हैं।
लिखा पर लोगों ने। अब देखो ये जो पोजीशन ऑफ पॉइंट्स वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आप लोग एंगल बाइसेक्टर्स में एक तरीके से यूज करने वाले हो कहाँ पर। जैसे हमें ये पता है कि कभी भी हमें जब एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करना तो हम हमेशा दो एंगल बाइसेक्टर्स में यूज करना है, राइट। जैसे इसी की बात करते हैं, ये आपने दो एंगल बाइसेक्टर निकाला और हमने वेरीफाई भी किया कि दोनों एंगल बाइसेक्टर हमारे सही है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करते हैं, m1 इक्वल टू -1 तो वेरीफाई हो गया, ये पक्का है कि भाई एंगल बाइसेक्टर सही है। अब मुझे ये जानना है कि उन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स में से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन सा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कौन सा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा। कोई एक तो पक्की बात है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा। अच्छा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मतलब समझते हो ना, पर जब भी आपके पास कोई दो लाइन के बीच में एंगल बनेगा तो एक एंगल 90 से छोटा होगा और एक एंगल 90 से बड़ा होगा, तो जो 90 से छोटा होगा उसको जो बाइसेक्ट करता होगा उसको कौन सा एंगल बाइसेक्ट करेगा, एक्यूट एंगल। जो 90 से बड़ा होगा उसको जो बाइसेक्ट करेगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब भी तो एंगल बाइसेक्ट कर लेंगे तो पक्की बात है ना, ऑब्ट्यूज ओवर एक। कैसे पता चलेगा, देखिए कौन एक्यूट है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट है कि ये एक्यूट है। एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा एक्यूट है, तो ऐसा देख के नहीं पता चलेगा। क्या करना है, अगर कंसेप्ट से चले, अगर ये मेरे पास दो लाइन है L1 एंड L2, मैंने उसके दो एंगल बाइसेक्टर फाइंड किए L3 एंड L4, तो पक्की बात है कि उसमें से कोई एक एंगल बाइसेक्टर L3 या L4 में से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब मुझे चेक करना है कि कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है। ये अगर मान लेते कि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, थीटा जो होगा वो लेस देन 90 होगा, एक एंगल तो डेफिनेटली लेस देन 90 होगा, तो वो ये वाला एंगल है। अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो उसका जो हाफ होगा, ये θ/2 जो होगा वो लेस देन 45 होगा, सही है। और अगर θ/2 अगर लेस देन 45 तो उसका tan लेस देन 1 होगा। कैसे लेस देन 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे पता करना है कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो भी होगा वो वाला लाइन और एक्चुअल लाइन, जैसे L1 एंड L2 तुम्हारे एक्चुअल लाइन है, जैसे उसके हिसाब से अगर हम लोग लेते हैं, ये आपका L1 था 5x + 12y - 1 = 0 और ये आप लोगों का था 3x + 4y - 5 = 0। मुझे दो एंगल बाइसेक्टर मिले, एक L3 है एक L4, सपोज L3 को ये वाला ले लेते हैं 7x - 4y - 30 = 0। या तो ये एक्यूट होगा या तो ये ऑब्ट्यूज होगा। अगर ये एक्यूट होगा तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आता होगा उसकी tan की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। और tan ही क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला में tan आता है। तो अगर मुझे इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होती है, m1 इसका स्लोप कितना -5/12 माइनस m2 कितना 7/4 m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। ये मैं किसके बीच में एंगल फाइंड कर रहा हूँ, एक ओरिजिनल लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर। ओरिजिनल लाइन कौन सी लेनी वो आपकी इच्छा, एंगल बाइसेक्टर कौन सा लेना वो भी आपकी इच्छा, और आपको एक एंगल बाइसेक्टर लेना और एक ओरिजिनल लाइन लेना, उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना। एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला में आती है। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, -20 - 84 -104 डिवाइड बाय 12 4 जा 48 48 - 35 48 - 35 13 ना, एलसीएम का ये 48 और ये 48 कैंसल, और tan थीटा की वैल्यू -104/13 मतलब 104/13। 104/13 की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होगी कि 1 से छोटी होगी,
1 से बड़ी होगी, तो अगर ये 1 से बड़ी है तो फिर ये कौन सा एंगल बाइसेक्टर नहीं हो सकता, एक्यूट नहीं होता, क्योंकि एक्यूट होता तो 10 का आंसर लेस देन 1 आता। अगर 10 का आंसर लेस देन 1 नहीं आ रहा, 10 का आंसर अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो फिर ये जो एंगल होगा 45 से छोटा नहीं होगा, 45 से बड़ा होगा। सीधी बात है ना, अगर ये थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ का जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो उनके बीच का एंगल ग्रेटर देन 45 होगा। अगर ग्रेटर देन 45 होगा तो tan θ/2 ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 है तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर अगर ये ऑब्ट्यूज है तो इसको क्या होना होगा, कंपल्सरी एक्यूट, क्योंकि दोनों तो ऑब्ट्यूज हो नहीं सकते ना, तो दोनों एक्यूट हो सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कभी भी अगर ये पता करना है, जैसे ये बहुत कम चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव में कि आपको ये पूछे कि इसका एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, वो आपको नॉर्मली ये पूछेंगे कि इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है या इसका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इतना आने के बाद ये तो करेंगे ही करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक्चुअल लाइन उठाएंगे कोई भी दोनों में से, एक दोनों एंगल बाइसेक्टर में से कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर उठाएंगे, दोनों के बीच में tan थीटा पता करने, पूरा एंगल नहीं पता करने की जरूरत है, tan थीटा पता करेंगे। tan थीटा अगर 1 से छोटा है तो जो भी एंगल बाइसेक्टर है वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, एक्यूट, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक तो आपको एक्यूट ऑब्ट्यूज पूछ सकते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा। तो मैंने आपको उसका मेथड बताया कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे पता करें। दूसरा आपको सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक, ये ट्राइंगल है, मैं आपको कुछ मेथड बता दे रहा हूँ। ट्राइंगल है, यहाँ पर सपोज कोई भी दिया हुआ है 5x + 12y - 1 = 0, ये दिया हुआ है 3x + 4y - 5 = 0, और यहाँ पर कोई दिया हुआ है x + y - 1 = 0। और फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि B पॉइंट से पास होने वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो। B पॉइंट से पास होने वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो। तो फिर अब B पॉइंट से जब एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना होगा तो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। कैसे दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा। एक एंगल बाइसेक्टर अंदर का होगा जिसको हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, और एक एंगल बाइसेक्टर बाहर का होगा जिसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे। ये आपका इंटरनल होगा, ये आपका एक्सटर्नल होगा। तो ये पता कैसे करेंगे कि इंटरनल कौन और एक्सटर्नल कौन। हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे। कौन से दो लाइन, कौन से एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही, बी से पास, तो कौन से एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, इस लाइन का और इस लाइन का, बाजू में निकाला हुआ यही दो लाइन, राइट। कौन कौन सा है इसके एंगल बाइसेक्टर, एक ये और एक ये, इसमें से एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। कैसे पता करो कि कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल। तो आप डायग्राम से आपको देखोगे तो आपको समझेगा कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं ऑपोजिट साइड को कट करेगा ही करेगा, और जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऑपोजिट साइड को कट नहीं करता होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब उसमें पता करने की कौन इंटरनल कौन एक्सटर्नल, तो मैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे यूज करूँ, क्योंकि देख के थोड़ी ना समझ में आ जाएगा कि कौन इंटरनल और कौन एक्सटर्नल। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर कैसे देख के पता चलेगा ना, ये जो आपने अभी सिखाया वो यूज कर लेते हैं कि इंटरनल जो होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक्सटर्नल जो होगा वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। पर ऐसे जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि खुद ट्रायंगल ही ऑब्ट्यूज एंगल हो, यही 90 से बड़ा हो तो फिर इंटरनल आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाता होगा। इसलिए ये नहीं बोल सकते हो कि जो इंटरनल होगा वो हमेशा ही एक्यूट होता हो और जो एक्सटर्नल होगा वो हमेशा ही ऑब्ट्यूज होगा, ये नहीं बता सकते। पर ये जरूर बोल सकते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही करेगा। तो हम क्या कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट को निकाल सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये पॉइंट कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करके। सी पॉइंट कैसे निकालोगे,
इसको सोल्व करके आपने ए और सी पॉइंट निकाल लिए। मैं उस ए और सी पॉइंट को 7x - 4y - 30 जो एक एंगल बाइसेक्टर आया था उसके रिस्पेक्ट में चेक कर लूंगा कि दोनों पॉइंट सेम साइड पर है कि ऑपोजिट साइड पर है। और वो कैसे चेक करूंगा अभी सीखा है। क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को उठा के इसमें डाल देंगे। अगर दोनों के लिए सेम साइन आए तो सेम साइड पर होंगे, अगर दोनों के लिए सेम साइन आए तो किस में होंगे। तो फिर अगर सेम साइन आता है तो फिर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो ही नहीं सकता, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटरनल होता तो दोनों अपोजिट साइन पर होने चाहिए। तो फिर ये ऑपोजिट साइन पर होने, अगर इसको मैं L नाम दे दूं, L3 नाम दे दूं, तो L3 ऑफ A अपॉन L3 ऑफ B अगर मैंने फाइंड किया और अगर मेरा आंसर ग्रेटर L3 ऑफ C, सॉरी ठीक है ना, L3 ऑफ C पता किया और मेरा आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो L3 आपके हिसाब से कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल या एक्सटर्नल। ग्रेटर देन 0 कब आता है, जब सेम साइड पर किसके लिए होंगे, एक्सटर्नल के लिए होंगे, तो फिर ये एक्सटर्नल एंगल है। और अगर वही L3 तो अगर L3 एक्सटर्नल है तो फिर L4 को कंपल्सरी इंटरनल होता हो, क्योंकि दोनों के इंटरनल हो नहीं सकते ना, तो एक्सटर्नल हो सकते हैं। और वही अगर लेस देन 0 आता तो फिर ये इंटरनल होता तो फिर दूसरा वाला। इस तरह से आप लोग ये पता कर सकते हो पोजीशन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट को यूज करके कि कौन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है कौन, और उन दोनों में से कौन एक्यूट है और कौन ऑब्ट्यूज है, वो एंगल है। ये एक एग्जांपल नहीं है। आप लोगों का जब फ्राइडे क्लास होगा, सबसे पहले लास्ट क्लास होगा, तो आप लोगों का टेक्स्ट बुक हो गया फर्स्ट एंड सेकंड डीपीपी, और फर्स्ट एंड सेकंड डीपीपी में भी आप लोग वो क्वेश्चन करोगे जो टेक्स्ट बुक के नहीं, मतलब नए क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन मतलब 5 मिनट में 50 to 60% क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक के, तो जो ऑलरेडी कर चुके हो, जो कर चुके हैं, नहीं तो काफी सारे लोगों ने किया नहीं है, तो जिन्होंने कर लिया है उनको वापस उसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो नए क्वेश्चन होंगे उसको कर लो, राइट। अभी और एक क्लास सही होगा, इसके और भी कंसेप्ट है उसको सीखने के लिए। और आज के क्लास में जो दो मेन कंसेप्ट सीखे हैं, एक कौन सा, एंगल बाइसेक्टर वाला लोकस वाला कंसेप्ट, और एक पोजीशन वाला। तो पूछे वापस बताओ मुझे, एंगल बाइसेक्टर पूछेंगे तो क्या मतलब निकालोगे उसका, कौन सा कंसेप्ट, P1 इक्वल टू P2 है ना। P1 इक्वल टू P2 का मतलब क्या हो जाएगा कि आप उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो जिनका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, वेरीफाई करना हो मुझे कि दोनों फेस सही है कि नहीं। तो कैसे करोगे, P1 P2 इक्वल टू माइनस, अगर M1 M2 इक्वल टू माइनस, और पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये इसको अच्छे से रिवाइज करो और DPP1 और DPP2 कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों में से जिन बच्चों ने 18 के इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो ठीक है, जिन्होंने नहीं करवाया हुआ, जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, उसके जो अपॉर्चुनिटी आप मुझे बताने वाले, आपके नहीं कर रहे। फुटबॉल खेलता, आपको फुटबॉल भी खिलवाएंगे, फुटबॉल खेलने वाले को क्रिकेट तो आता ही है, नहीं आता नहीं। पर अगर आपको फुटबॉल भी खेलना है तो नॉर्मली कैसे होगा कि 1 बजे तक मोस्टली सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे, तो 12 वाले बड़े बच्चे फुटबॉल भी खेलने वाले हैं 1 बजे के बाद। और आपके लिए बाहर जाने वाले चेस खेलते है ना, तो क्रिकेट तो चीजिंग है, चेस खेलने वाले तो सारे गेम आते हैं। यहाँ पर कौन से विराट कोहली कौन के लिए तो खेलना है, बता दें अपनी टिकट अगर कौन सी मूवी जा रही पता नहीं 10 को पहुंचे, एक बार चेक कर लो, क्योंकि वैसे भी आप लोग
थोड़ी बता दें। और बाकी लोगों ने जिन्होंने एनरोल कर रखा है उसमें कोई, क्योंकि टीम बन जाएगी फिर आप लोग बोलोगे सर ये हो गया वो हो गया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि टीम वाले उनको फिर कम प्लेयर से खेलना पड़ेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि किसी को वैसा कुछ नहीं है ना जिन्होंने क्लब खेल रहा हो ना, क्या तो बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर